पिछले लेक्चर में हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में मोमेंट एरिया मेथड देखे थे। इसमें हम लोग मोमेंट एरिया मेथड के द्वारा जो न्यूमेरिकल बनता है, मेथड से जो न्यूमेरिकल वो देखेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम देख रहे हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल देखने से पहले हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया का कितना एरिया होता है, उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होता है वो देखेंगे। क्योंकि मोमेंट एरिया मेथड में हम लोग को पता है कि सेकेंड थ्योरम में हम लोग को एरिया का मोमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो एरिया का मोमेंट लेने के लिए हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया का, जैसे ट्रायंगल का, ट्रेपेजियम का, पैराबोला का सेंट्रोइड पता होना चाहिए, तो तभी हम लोग ले पाएंगे एरिया का मोमेंट, और उसका एरिया भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। जैसे ये पहला ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल का मान लीजिए ट्रायंगल का हाइट h है और विड्थ b है, तो उसका कितना होगा एरिया, तो हाफ इंटू बी इंटू एच, ये पता होगा आपको। और उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर से कितना दूर होगा, सेंट्रोइड का डिस्टेंस कहाँ से, परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर से ये बार बार हम लोग यूज भी कर रहे थे, कितना होता है b/3। अगर उसका b है, अगर बेस उसका b है तो b/3 होगा। ठीक है, b/3 होगा। ठीक है, उस तरह अगर हम लोग देखें किसका, ट्रेपेजियम का देखें, जिसका दो को पैरेलल साइड h1 और h2 है। पैरेलल साइड है मेरा h1 और h2, पैरेलल साइड h1 h2 है, और उसका बेस है b, तो उसका एरिया कितना होगा, जानते हैं ट्रेपेजियम कह रहे हैं 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कितना है, h1 है, h2 है, उसका आधा किए इंटू उसका बेस है b, तो हो गया मेरा एरिया। और उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना हो गया, तो मतलब जहाँ से मेजर कर रहे हैं जो वर्टिकल से, तो 2 इंटू मतलब आगे जो है प्लस जहाँ से मेजर कर रहे थे वो डिवाइड बाई h1 प्लस h2 इंटू b/3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, मतलब 2 इंटू आगे वाला प्लस पीछे वाला, आगे वाला प्लस पीछे वाला, डिवाइड बाई 2 बी इंटू b/3, बेस/3, ऐसा करके याद कर लेते हैं। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आगे वाला पैरेलल साइड है उसको। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब याद करने में सुविधा हो, याद रखना पड़ेगा ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पैराबोला का कैसे होगा। पैराबोला का कैसे होगा, ये पैराबोला है, पैराबोला है, तो पैराबोला का जो हम लोग आधा का एरिया देख रहे हैं, पैराबोला का आधा का एरिया, हाफ पोर्शन का एरिया, एक ग्रीन जो पोर्शन है सिर्फ उसका एरिया देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसका जो बेस है b है और हाइट h है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होता है 2/3 ऑफ b इंटू एच। ठीक है, सेमी पैराबोला है, मतलब आधा पैराबोला का देख रहे हैं। और जो आधा पोर्शन होता है ग्रीन पोर्शन, उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होता है, तो 3/8 ऑफ b बेस। ठीक है, जो एकदम मिडिल वाला पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन से बहुत लोग याद करते हैं, लेकिन कहाँ से है वो याद नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत लोग जैसे यहाँ से मतलब कि जहाँ 0 है पैराबोला, वहाँ से डिस्टेंस सोच लेते हैं 3/8 ऑफ b, लेकिन ये जहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल वहाँ से है। ठीक है, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये इसका मतलब शेप थोड़ा अलग है। ठीक है, ये कॉनकेव अपवर्ड है, वो कॉनकेव डाउनवर्ड था। ठीक है, तो इसका कितना एरिया होगा, ये bh/3, bh/3, और सेंट्रोइड होगा b/4। कहाँ से b/4 है, तो जब वर्टिकल से b/4 है, वर्टिकल जहाँ है वहाँ से b/4 है। ठीक है, अब कोई भी n डिग्री पैराबोला, n डिग्री सेगमेंट, ठीक है, उसका एरिया देखते हैं हम लोग। nth डिग्री सेगमेंट का कितना एरिया होता है, आधा क्या देख रहे हैं, जितना कलर्ड है उतना ही का देख रहे हैं। ठीक है, जितना कलर्ड है उतना का एरिया देख रहे हैं। अगर उसका बेस b है और हाइट h है, तो n इंटू n+1 इंटू b इंटू h। ठीक है, और उसका सेंट्रोइड कितना होगा b/2 n+1 डिवाइड बाई n+2, याद रखना है इसको। अगर पैराबोला का निकालना है तो पैराबोला का कितना होता है, n = 2 होता है पैराबोला के लिए, तो डालेंगे अगर तो पैराबोला का निकल जाएगा इससे। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं कॉनकेव स्पैरेंडल ऑफ 100 डिग्री।
ठीक है, इसका होता है बी एच डिवाइड बाई एन प्लस वन, और सेंट्रोइड होता है बी बाई एन प्लस फोर। अगर ऊपर वाला का निकालना है, इसका निकालना है, तो एन इक्वल टू 2 बैठाने से इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड से। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये बीम है, बीम ए बी सी बीम है, जिसमें कि ए बी पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 8 इंटू 10⁻6, और बी सी पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4 इंटू 10⁻6, मतलब डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और डिफ्लेक्शन हमको निकालना है, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी और सी का डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे मोमेंट एरिया मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट एरिया ऑफ मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप, मतलब कैसा, अच्छा इसमें लोड नहीं है, लोड है इसमें, कितना लोड है 500 न्यूटन मीटर का लोड लग रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप इसका कैसा होगा, तो ऊपर में लग रहा है मोमेंट, तो इसका अपवर्ड में डिफ्लेक्शन होगा, इस तरह डिफ्लेक्शन होगा, ए पॉइंट पे ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे का डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट ए है, तो यहाँ पे होगा डेल्टा बी, और यहाँ होगा डेल्टा सी। ठीक है, तो इस डेल्टा सी को हम लोग डेल्टा बी को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा बी को क्या बोल सकते हैं, सेकेंड मोमेंट एरिया का सेकेंड मेथड के हिसाब से ए पे टेंजेंट रोकिए, ए पे टेंजेंट, और पॉइंट बी को, ये वाला मेरा डिफ्लेक्टेड शेप है, शेप जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा तब ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप बोलते हैं। तो ए पे टेंजेंट रोकिए, ये तो हॉरिजॉन्टल रहेगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे रोटेशन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट अगर बनाएंगे ए पॉइंट पे, तो कैसा रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, ए पे टेंजेंट रोकिए और बी को गिराए, तो इसको क्या बोलेंगे, टी ऑफ डेल्टा बी को, टी ऑफ बी, इसको क्या बोलेंगे, टी ऑफ सी बाई ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ एस बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए, वही हो जाएगा मेरा डेल्टा बी। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मोमेंट बना लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कैसे बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका, यहाँ मान लीजिए हम लोग राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, राइट पार्ट को मान लीजिए यहाँ पे सेक्शन कट किए, राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए सेक्शन कट किए, यहाँ पे सेक्शन कट किए, तो यहाँ सेक्शन कट किए अगर, और यहाँ मूवमेंट लग रहा है, तो हम क्या बताए थे कि राइट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्ट पॉजिटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट लग रहा है तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा मोमेंट, राइट पार्ट को देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 500, और फिर अगर ऐसे यहाँ भी सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ भी 500 आएगा, तो इससे ये थोरोली मेरा आ जाएगा 500 का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा पॉजिटिव। ठीक है, राइट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और कोई फोर्स नहीं है, तो मेरा BMD यही हो जाएगा, BMD ये हो जाएगा। ठीक है, 500 न्यूटन पर मीटर का BMD हो जाएगा। अब हम लोग M/EI डायग्राम बना रहे हैं, तो ए और EAB और EBC में क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। तो EAB/2 इक्वल टू है EBC। ठीक है, तो हम लोग EAB का टर्म में दोनों को EI से डिवाइड करेंगे दोनों में, ऐसे ये हो जाएगा, ऐसा M/EI डायग्राम बना रहे, तो मेरा क्या हो जाएगा, E ऑफ BC का टर्म में लिखेंगे, तो 500 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, E ऑफ BC, E ऑफ IBC, और इस पोर्शन के लिए AB पोर्शन के लिए 500 डिवाइड बाय E ऑफ IAB होगा, और IAB क्या है, IAB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IBC, तो यहाँ 2 टाइम्स बैठाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा,
ऐसा डायग्राम बन जाएगा। यहाँ 2 टाइम्स बैठाएंगे, 500 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ आई बी सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 बाई ई ऑफ आई बी सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम खराब हो गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कितना हो जाएगा 500 बाई ई ऑफ आई बी सी। ये मेरा एम बाई ई आई डायग्राम बनाएगा। पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको ई आई से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, मेरा ये वाला आधा हो गया, ये 250 हो गया और ये 500 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, टी ऑफ बी स्लैश ए और टी ऑफ सी स्लैश ए, ये दोनों निकालना है हमको। तो मतलब क्या हो गया इसका मतलब, इसको ले लेते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं हम लोग ई टी ऑफ बी स्लैश ए। तो उसमें टी ऑफ बी स्लैश ए में क्या करना है कि डिफ्लेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ऑन एट ए में हम लोग को ए और बी के बीच का एरिया निकालना है और उसका मोमेंट लेना है किसके अबाउट, बी के अबाउट। ठीक है, बी के अबाउट मोमेंट लेना है वो एरिया का। तो कितना हो जाएगा हम लोग को ए और बी के बीच का एरिया, 250 डिवाइड बाई ई ऑफ आई बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है तो, इंटू ये लेंथ कितना है 4 मीटर है, 4 इंटू इसको सेंट्रॉइड बीचों बीच में होगा यहाँ पे, तो यहाँ से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बी से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, जो कि 2.5 mm आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टी ऑफ सी स्लैश ए उसका देखते हैं। इसमें भी क्या करना है हमको, सी ए और सी का बीच का एरिया निकालना है, पूरा कंप्लीट एरिया, और एरिया का इंडिविजुअली मोमेंट लेना है किसके अबाउट, सी के अबाउट। ठीक है, तो करते हैं, पहले इस बी और सी के बीच का एरिया का निकालते हैं, उसका मोमेंट लेते हैं। तो 500 डिवाइड बाई ई ऑफ आई बी सी इंटू कितना है, लेंथ बोला 3 मीटर है, उसका इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना है यहाँ से 1.5 हो गया। एरिया लिए, ये एरिया है और उसका मोमेंट ले लिए, प्लस अब ये एरिया और इसका मोमेंट लेंगे, ये एरिया कितना हो जाएगा, दिखाया अभी एरिया 250 बाई ई ऑफ आई बी सी इंटू 4 इंटू इसका डिस्टेंस, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर है, तो 3 और 2 5 मीटर इंटू 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 9.06 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, तो ये 9.06 mm, यही आंसर हो जाएगा मेरा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू डाल सकते हैं ई का और आईबीसी का। ई का आईबीसी का वैल्यू हमको पता है कितना है। ठीक है, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू स्टील है, स्टील मान के चलेंगे 10 का पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला मेरा ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ए बी, सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, और उसमें हम लोग को निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा और कितना होगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर द लोडिंग जोन। तो पहले रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन का पता पहले ही बताए थे फॉर्मूला कि कितना होगा क्या होगा। इसका सिंपल रिएक्शन कितना होगा, आर ए कितना होगा, आर ए कितना होगा, मान लीजिए ए है बी है, तो कैसे बताए थे कि इसके सामने है, मान लीजिए ए के सामने है ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा P इंटू बी बाई ए प्लस बी, ऐसा बताए थे, आर ए हो जाएगा। मतलब इसका जब ए का निकालेंगे तो ऊपर में उधर आगे वाला डिस्टेंस लेंगे बी वाला, और बी का निकालेंगे तो ए का लेंगे, P इंटू ए बाई ए प्लस बी, ऐसा करके निकालेंगे तो 3p/4 और p/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं मोमेंट डायग्राम मेथड से। सबसे पहले इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बताए थे आप लोग को कैसे इसका बनेगा, M/E डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
तो देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिए हम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि जहाँ पे लोड जो होता है वहीं पे आता है पी ए बी बाई ए प्लस बी, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है और ट्रेंगुलर होता है, और जहाँ पे लोड लगता है वहीं पे आता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो उस तरीका से करके पी ए का वैल्यू L/4 और बी का वैल्यू 3L/4 बैठा के निकाल दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इलास्टिक रिफ्लेक्टेड हम बताए थे आप लोग को कि इलास्टिक रिफ्लेक्टेड शेप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है मोमेंट एरिया मेथड में। तो हम लोग इलास्टिक रिफ्लेक्टेड शेप बनाए हैं कि डिफ्लेक्ट होने के बाद वो बीम कुछ ऐसा मतलब दिखेगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहाँ पे नहीं आएगा, नहीं वहाँ नहीं आके कहीं और किसी और पॉइंट पे आएगा, ठीक है, किसी और पॉइंट पे आएगा। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि वहीं आ जाए, ठीक है। और जहाँ भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, स्लोप मेरा होगा हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा मेरा टेंजेंट अगर वहाँ बनाएंगे तो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा समझने का एकदम। तो हम लोग यहाँ पे पहले टी बी ए निकालेंगे, टी बी ए, पहले टी बी ए निकालेंगे। टी बी ए निकालने के बाद अगर टी बी ए निकाल लेंगे तो हम लोग ये थीटा के ए निकाल सकते हैं, थीटा के ए। थीटा के कैसे निकालेंगे, थीटा के हम लोग थीटा ए निकाल सकते हैं, थीटा ए, थीटा ए हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे थीटा ए, ऐसे मेरा ये ट्रायंगल है मान लीजिए ए बी और ये जो डिफ्लेक्शन हुआ वो, और ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो ड्राइंग किए मान लीजिए डी पॉइंट है, ये टेंजेंट ड्रॉ किए थे ए से तो जाके डी पे मीट हुआ, डी पे, ठीक है। तो ये अगर हमको पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा और ये हमको मालूम है ये, तो ये नहीं निकल जाएगा थीटा। और पैरेलल लाइन का थ्योरी के हिसाब से अगर ये एंगल आपको मालूम है तो ये एंगल भी आपको पता है कि दोनों इक्वल होता है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो थीटा ए और थीटा के ए मेरा बराबर होगा। और हम लोग अगर थीटा के ए निकाल सकते हैं, निकाल लिए थीटा के ए, तो थीटा के ए क्या है, थीटा के ए है टेंजेंट ए पे जो टेंजेंट बना है और के पे जो टेंजेंट बना, वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो क्या है, एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड के बीच में जो एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया है वही थीटा के ए है। थीटा के ए का यूज करके हम लोग निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मतलब एक्स डिस्टेंस जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, पहले टी बी ए निकालते हैं। थीटा निकालने के लिए टी बी ए निकालना जरूरी है, टी बी ए निकालना जरूरी है। मेरे पास एम बाई ई आई डायग्राम है, एम बाई ई आई डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो एम बाई ई आई डायग्राम को यूज करके निकालते हैं हम लोग टी बी बाई ए, ठीक है। कैसा होगा टी बी बाई ए, तो टी बी बाई ए क्या है, टी बी बाई ए क्या है, कैसे निकालेगा, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम अबाउट बी, ए बी का बी के अबाउट मोमेंट लेना है, मतलब इस एरिया का मोमेंट लेना है बी के अबाउट, फिर इस एरिया का मोमेंट लेना है बी के अबाउट। तो लेते हैं एक करके दोनों का एरिया का मोमेंट बी के अबाउट, तो हाफ इंटू 3PL बाई 16EI इंटू L/4, किसका एरिया लिए, किसका एरिया है ये इसका एरिया है, इसका एरिया छोटा वाला का ये L/4 था क्योंकि ये L/4 था और ये 3L/4 था, 3L/4, ठीक है। इनटू मोमेंट लेना है, उसका मोमेंट लेना है तो उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ से हम लोग क्या पता है कितना होता है, कितना होता है L/4 का 1/3 होगा सेंट्रोइड, प्लस ये 3L/4, यहाँ से क्योंकि लेना है, यहाँ से लेना है हमको, यहाँ से लेना है एरिया, मोमेंट लेना है बी के अबाउट लेना है, तो ये हो जाएगा देखिए तो 3L/4 प्लस 1/3 ऑफ L/4, ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस बी से, ठीक है। प्लस अब ये बड़ा वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया हाफ इंटू
ये वैल्यू 3PL/16EI इंटू 3L/4 इतना हो जाएगा एरिया, प्लस यहाँ से कितना होता है 2/3 होता है। अगर जीरो वाला पॉइंट से देख रहे हैं तो 2/3 होता है सेंट्रोइड का डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 3PL/16EI इंटू 3L/4। सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना हो गया 2/3 ऑफ 3L/4। कितना आ जाएगा मेरा TB/A 7PL/128EI 7PL/128EI। ठीक है, अब हम लोग को निकालेंगे थीटा ए निकालना है। थीटा ए और थीटा के दोनों बराबर है। थीटा ए निकालने के लिए क्या करेंगे TB/A डिवाइड बाई L कर देंगे तो थीटा ए निकल जाएगा। मेरा थीटा ए कितना हो जाएगा 7PL/128EI डिवाइड बाई L कर दिए तो मेरा थीटा ए कितना आ गया 7PL²/128EI। वही मेरा थीटा के भी है, थीटा के। ठीक है, बताए थे कैसे हुआ, पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किए तो। ठीक है, और थीटा के है मेरा क्या है कि एरिया है ए और के के बीच का M/EI डायग्राम में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो ठीक है, ये देखिए मेरा M/EI डायग्राम बनाए हैं, क्या बोलते हैं ए और बी के बीच में, और के पॉइंट को भी इसमें इंडिकेट कर दिए। के पॉइंट क्या है एक्स डिस्टेंस है बी से। ठीक है, और थीटा के मेरा क्या है, थीटा में के मेरा क्या है एरिया अंडर M/EI डायग्राम बिटवीन ए एंड के, ए और के बीच में M/EI डायग्राम का एरिया है। ठीक है, जो कि बराबर है कितना का 7PL²/128EI का बराबर है। ये टोटल एरिया मतलब यहाँ से एरिया 1 और एरिया 2 सब मिला के इतना के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया वन मेरा कितना आ जाएगा एरिया 1 हाफ इंटू L/4 इंटू 3PL/16EI। कितना आ जाएगा मेरा एरिया 3PL²/128EI। तो हम लोग एरिया 2 निकाल लेंगे यहाँ से। कितना आ जाएगा एरिया 2 में टोटल एरिया से माइनस करके, टोटल है मेरा 7PL²/128EI माइनस 3PL²/128EI। मेरा कितना आ जाएगा 4PL²/128EI। एरिया 2 इतना आ गया। ठीक है, एरिया 2 अब देखते हैं। एरिया 2 का डायग्राम और अच्छा से बना देते हैं। एरिया 2 का डायग्राम, ये एरिया 2 का डायग्राम है। इसमें हम लोग ये ऑर्डिनेट तो हमको पता चल गया ये। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम वाला ऑर्डिनेट है, और इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से लिखे कि 3L/4 डिस्टेंस में एरिया कितना होगा 0 से ऐसे, ये वैल्यू यहाँ से 0 से 3L/4 डिस्टेंस में इतना हो गया 3PL/16EI हो गया, 3PL/16EI हो गया। तो यूनिट में क्या होगा 3PL/16EI डिवाइड बाई 3PL/4। तो x में क्या होगा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से x था तो x 3PL/4 माइनस x हो गया। तो अब इसका एरिया का निकालेंगे, इस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ट्रेपेजियम है ये, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग क्या कहते हैं हम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट एरिया को इक्वेट करेंगे। तो एरिया 2 कितना है PL²/128EI इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया कितना है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड 3PL/16EI प्लस ये वाला 3PL। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3PL/16EI इंटू x डिवाइड बाई 3
ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना है 3l बाई, मतलब बेस से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, हाइट मतलब, तो इतना आ जाएगा। EI से EI कट जाएगा, EI कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4PL स्क्वायर बाई P भी कैंसिल हो जाएगा, 128, 3PL बाई 16, 3L प्लस 4 सॉल्व किए हैं थोड़ा सा, डिवाइड बाई 3L और 3PL माइनस 4x सॉल्व करिएगा आप लोग भी, इतना आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से कॉमन PL कॉमन निकाले, PL कॉमन निकाले और फिर थोड़ा 16 को कॉमन निकाले तो इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसको, इसमें PL से PL कटेगा, PL से PL कटेगा और थोड़ा मोड़ा काट छाट के आ जाएगा मेरा 4L इज इक्वल टू 9L स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, 16x स्क्वायर डिवाइड बाई L, इधर भी काट छाट होगा बहुत सारा, तो इतना आ जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर 16x स्क्वायर इक्वल टू 5L स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू अंडर रूट 5/4 इंटू L आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमको कहाँ पता चल गया, यहाँ नोट करने वाला बात है, ये क्या होता है बहुत बार एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हम लोग लोड सेंटर पे नहीं लगा रहे हैं, सेंटर के अलावा कहीं और लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड आएगा कि नहीं, तो नहीं आता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड के अंदर। इसको नोट कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज नॉट बिलो पॉइंट लोड, या फिर क्या होता है जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हुआ, दैट इज जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हुआ वहां पे भी नहीं आया, जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन need not be at a point of maximum bending moment, need not be at the point of maximum bending moment, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि कितना होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एक बार फिर से डिफ्लेक्टेड से बना लेते हैं, तो ये मेरा आ गया डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है। ये पॉइंट मेरा K है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को m बाई ये यहाँ पे स्लोप 0 होगा जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा K पे, तो T ऑफ K A बाई K और T ऑफ B बाई K, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट K और डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट A, दोनों बराबर होगा। लेकिन बस हम लोग अगर एरिया कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एरिया कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसका मोमेंट लेने का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस एरिया का मोमेंट लेना ज़्यादा इजी होगा, मतलब राइट वाला जो हम किए हैं कलर, उसका एरिया लेना ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे, बी के अबाउट इस एरिया का मोमेंट लेंगे। अगर इस इधर वाला एरिया का लेते हैं तो 2 बार लेना पड़ेगा, इस एरिया का ट्रेपेजियम का, फिर सेंट्रोइड निकाल के फिर उसका मोमेंट लेना बहुत थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के और ए के बीच में जो एरिया है उसका मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये बल हमको पता है डिस्टेंस कितना है, ये मेरा रूट 5/4 है, तो इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होता है 0 जहाँ होता है ऑर्डिनेट से, वहां से 2/3 हो जाता है, 2/3 ऑफ रूट 5/4 L। ये वाला भी हम देखे हैं अभी, इसका वैल्यू कितना सही वाला 3PL बाई 16EI डिवाइड बाई 5/4 L डिवाइड बाई 3/4 L, ठीक है। ठीक है, इतना वैल्यू था इसका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5PL बाई
16 EI। ठीक है, तो इसका एरिया और उसका मोमेंट लेना इजी होगा। तो T K ऑफ B ऑफ K निकालना है हम लोग को, मतलब विथ टेंजेंट डिफ्लेक्शन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट K। ठीक है, B के अबाउट लेना है उसका मोमेंट, तो हाफ इंटू एरिया निकाल रहे हैं पहले, एरिया √5/16 PL² बाई EI इंटू √5/4 L, और उसका मोमेंट ले रहे हैं, ये मोमेंट हो गया, ये एरिया हो गया इतना, उसका मोमेंट लेंगे तो 2/3 ऑफ √5/4 इंटू L। ठीक है, ये मेरा मोमेंट हो गया, इस एरिया का डिस्टेंस हो गया B से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा P/12 EI इंटू √5/4 L का क्यूब। ठीक है, डेल्टा मैक्स हो जाएगा मेरा, जो कि आ जाएगा 0.01456 PL³ डिवाइड बाई EI। अगला मेथड मोमेंट एरिया बाय पार्ट हम लोग देखेंगे। मोमेंट एरिया मेथड का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है मोमेंट एरिया बाय पार्ट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट एरिया बाय पार्ट में क्या करते हैं, तो इसे कब यूज करते हैं मोमेंट एरिया बाय पार्ट, जब बहुत ज़्यादा लोडिंग एक्ट कर रहा है बीम में, किसी बीम में नंबर ऑफ लोडिंग बहुत ज़्यादा है, और जो M/EI डायग्राम बनाना और उसके बाद उसका CG निकालना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर CG कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है M/EI डायग्राम को कैलकुलेट करके, तो फिर उस केस में हम लोग मोमेंट एरिया डायग्राम बाय पार्ट करते हैं। और मोमेंट एरिया डायग्राम में क्या करते हैं, मोमेंट एरिया डायग्राम में हर लोडिंग की वजह से निकालते हैं सेपरेटली M/EI डायग्राम। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे मोमेंट एरिया डायग्राम बाय पार्ट को। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मोमेंट एरिया डायग्राम बाय पार्ट। इसका हम लोग के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इस प्रॉब्लम का, और फिर मोमेंट एरिया बाय पार्ट वाला भी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, BMD बाय पार्ट भी बनाएंगे, और देखेंगे कि फिर कौन सा ज़्यादा इजी पड़ रहा है, किसमें CG निकालना ज़्यादा इजी है, और फिर क्या कॉन्सेप्ट है मोमेंट एरिया डायग्राम बाय पार्ट का वो भी देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये बीम है, मान लीजिए ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है A B, और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है C से लेके B तक, 1 मीटर के बाद है सपोर्ट से। ठीक है, तो रिएक्शन इसमें R1 R2 है, तो पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा ऑफ Fy, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 करेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 300 इंटू 2 दैट इज 600। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं मेरा रिएक्शन। फिर मोमेंट अबाउट A को 0 करेंगे तो इसका मोमेंट कितना आएगा, 3 इंटू R2, A के अबाउट माइनस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए है 300 इंटू 2, और फिर इसका CG का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 मीटर, ये 1 मीटर हो गया और ये 1 मीटर ये, तो इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा R2 कितना आ गया, R2 आ गया 400। ठीक है, तो R1 मेरा कितना हो गया, R1 हो गया 200, R1 प्लस R2 600 था वहाँ से। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाएंगे हम लोग तो ऐसा बनेगा, अभी बना देने जल्दी से। ये वाला चीज मेरा लीनियर होगा, लीनियर, ये मेरा कौन सा सेगमेंट है, AC है, AC लीनियर होगा, और C भी जो होगा वो पैराबोलिक होगा, यहाँ से ये होगा पैराबोलिक। अभी इस पोर्शन का तो हम लोग एरिया निकालना और उसका CG निकालना इजी होगा, लेकिन ये CB पोर्शन का इसका एरिया भी निकालना भी डिफिकल्ट है, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और CG निकालना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, दोनों निकालना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, BMD बना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया और उसका CG निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इसी का हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय पार्ट, और देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय पार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय पार्ट बनाने के लिए कोई भी हम लोग को एक सपोर्ट को फिक्स मानना पड़ता है।
ठीक है। कोई भी एक सपोर्ट को, जैसे ये ए सी बी बीम है, उसमें कोई भी एक सपोर्ट को फिक्स मानना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे बी को फिक्स मानेंगे। ठीक है, बी को फिक्स मानेंगे। अब फिक्स मानने के बाद और उसके बाद फिर है ना, हम लोग को सब लोडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो टू ड्रॉ BMD बाय पार्ट, एनी सेक्शन ऑन द बीम इज चूजन एंड इट इज कंसिडर्ड एज फिक्स। ठीक है, कोई भी सेक्शन चूज करके और BMD अप टू दैट सेक्शन इज ड्रॉन फॉर ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, बाकी सारा फोर्स की वजह से उसका लेफ्ट और राइट में जो भी है उसका BMD बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो बोले हम उसको लिख दिए कि टू ड्रॉ BMD बाय पार्ट, एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज चूजन, any beam is considered as fixed and BMD up to that section is drawn for all the forces to the left or the right of the section। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसको फिक्स माने हैं, यहाँ पे B को फिक्स माने हैं, B को फिक्स मान के और उसके बाद फिर बनाएंगे अभी BMD। ठीक है, देखिए तो B को हम लोग फिक्स कर दिए, हम लोग B को, A भी था उसमें B को फिक्स कर दिए, ये B है मेरा और A है। तो पहले हम लोग ये जो 200 लोड जो रिएक्शन था उसकी वजह से बनाते हैं, और उसके बाद फिर ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था उसके वजह से बनाएंगे BMD। ये 300 न्यूटन पर मीटर का जो था 2 मीटर, उसकी वजह से बनाएंगे BMD। ठीक है, इंडिविजुअली। तो यहाँ पे हम लोग जो BMD है उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जल्दी बनाने के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए उसके लिए भी हम लोग शॉर्टकट देख लेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट ही बता देते हैं। शॉर्टकट फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शॉर्टकट फॉर BMD बनाने के लिए शॉर्टकट फॉर BMD ऑफ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, शॉर्टकट देखिए क्या है कि ऐसे बीम है और लोडिंग मान लीजिए कुछ लग रहा है, पी लोडिंग लग रहा है, तो या फिर कांस्टेंट मान लीजिए, पहले एक एक करके इंडिविजुअली देखते हैं। पहले मोमेंट लग रहा है, अगर बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ x। तो हमको क्या बताए थे कि अगर हम लोग यहाँ लेफ्ट पार्ट को देख रहे हैं, लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट मेरा खाली m लग रहा है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे पूरा बीम में कांस्टेंट आएगा बेंडिंग मोमेंट, m आएगा। ठीक है, m आएगा। अगर क्लॉक वाइज लग रहा है तो लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, और राइट पार्ट को एनालाइज करते तो पॉजिटिव। अगर राइट पार्ट को देखते तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेते पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को, यहाँ क्लॉक वाइज था इसलिए पॉजिटिव आया, क्लॉक वाइज था इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन की वजह से, मान लीजिए रिएक्शन P लग रहा है, रिएक्शन P लग रहा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगा। फिर से यहाँ मान लीजिए तो डिस्टेंस ऑफ x सेक्शन कट करें और एक थोड़ा सा पार्ट को देखें, थोड़ा सा पार्ट को देखें तो उस पार्ट के अबाउट P कैसे रोटेट कराना चाह रहा है, P रोटेट कराना चाह रहा है क्लॉकवाइज, तो ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जीरो से बढ़ता हुआ और उस सपोर्ट तक जाके, मतलब P इंटू ये जो भी डिस्टेंस होगा P इंटू एल, मान लीजिए L अगर लेंथ है तो P इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर, और जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज था, लेफ्ट पार्ट को देख रहे थे तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव था, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव बनता। ठीक है, और राइट पार्ट के लिए क्या होगा, यहाँ क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव हुआ, क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव हुआ। अब देखते हैं ये इस लोडिंग की वजह से देखते हैं, इस लोडिंग की वजह से कैसा बनेगा। मान लीजिए W0 है, ये पूरा लग रहा है इसमें, तो इस लोडिंग की वजह से कैसे बनेगा, ये कैसे रोटेट करना चाह रहा है। मान लीजिए यहाँ से सेक्शन कट करते हैं, x डिस्टेंस में सेक्शन कट कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को कैसे रोटेट करना चाह रहा है, इस तरह रोटेट करना चाह रहा है। सेक्शन के अबाउट, सेक्शन को देखें अगर, सेक्शन के अबाउट, x के अबाउट कैसा रोटेट करना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा। इसका कॉनकेव कहाँ रहेगा, कॉनकेव
बाहर की तरफ रहेगा, कॉन्केविटी बाहर की तरफ रहेगा, आउटसाइड रहेगा। तो ऐसे और ऐसे में मेरे पास ऑप्शन था, ये और ये, तो कॉन्केविटी बाहर के साइड में रहेगा, बाहर के साइड में, कर्व के अंदर के साइड में नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, कॉन्केविटी बाहर के साइड में रहेगा। और मोमेंट निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, इसकी वजह से आएगा मेरा WL²/2 आएगा। ई आई एम बाई ई डायग्राम बना रहे तो। ठीक है, और फिर और लोडिंग की वजह से देख लेते हैं, ये नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। लेफ्ट पार्ट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, ये सारा केस को और मान लीजिए कि याद कर लेना है दिमाग में एकदम बैठा के। ठीक है, और मेरा क्या केस बनेगा, और मान लीजिए मेरा ऐसा लोडिंग है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसके लिए कैसा बनेगा, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2 डिग्री कर्व था, मतलब ये पैराबोलिक था, पैराबोलिक था, तो ये क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। ऐसे ही उसके यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, W0L²/6 आएगा, निकाल सकते हैं, इजी है ये, बताए थे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ये मान लिया W0 है, तो W0 इंटू L इंटू इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, L/3, तो L/3 बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो W0L²/6 आएगा। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम लोग लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा केस आपको याद रख लेना है, ये सारा केस आपको याद रख लेना है कि कौन मोमेंट की वजह से कैसा होगा। ये मेरे पास कितना केस हो गया, एक कांस्टेंट मोमेंट की वजह से, कांस्टेंट मोमेंट की वजह से ये मेरा हो गया 2, ये दूसरा केस हो गया, ये मेरा 3, ये हो गया मेरा 4। ठीक है, अब लोग इसी का बार यूज करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट बनाने के लिए। उसमें हम डायरेक्ट बना देंगे, डायरेक्ट, जैसे मेरा सिर्फ अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है तो हम डायरेक्ट लीनियर बना देंगे, और जहां से लोड लग रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। जैसे मेरा कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो लोड से स्टार्ट करेंगे और फिर फिक्स सपोर्ट तक डायरेक्ट इंक्रीज करके और इस तरह ट्रेंगुलर टाइप का बना देंगे। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो जहां से लोडिंग स्टार्ट हो रहा है वहां से फिर जहां सपोर्ट तक है वहां तक बना देंगे। ये सिर्फ कैंटिलीवर बीम के लिए है, कैंटिलीवर बीम के लिए, ये सिर्फ कैंटिलीवर बीम के लिए है, सिर्फ कैंटिलीवर बीम के लिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पाई पार्ट में हम लोग का सिर्फ कैंटिलीवर बीम का यूज आता है। हम लोग क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट में, हम पहले ही बताया कि सपोर्ट को फिक्स कर देते हैं, किसी भी एक सपोर्ट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके अबाउट सारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं सबका। ठीक है, तो बनाते हैं इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, ए बी का ऐसा बनेगा, ऐसा 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 बनेगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा, कैसे रोटेट करना चाह रहा है, ए बी के अबाउट कैसे रोटेट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, तो 200 इंटू 3 600। इसका कैसे बनेगा, इसका यहाँ तक 0 होगा, यहाँ से सेक्शन कट करेंगे तो कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, कौन सा पॉइंट है, सी है, ये बी है, यहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, किस तरह बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा, 400 आएगा, WL²/2 करके आ जाएगा, WL²/2 300 इंटू 2 इंटू 2 बाई WL²/2। ठीक है, तो 600 आ रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, 600 ही होगा, ये 600 होगा, 600 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका ये दोनों ये नेगेटिव होगा क्योंकि किस तरह रोटेट करना चाह रहा है, ये हम लोग कौन सा पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम सेक्शन कट करेंगे तो ये कौन सा पार्ट होगा, लेफ्ट पार्ट होगा, लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे थे। यहाँ भी सेक्शन कट करेंगे तो लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, लेफ्ट पार्ट को। ठीक है, यहाँ भी सेक्शन कट करेंगे तो लेफ्ट पार्ट को कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इस एरिया का इस जो ये एरिया है इसका एरिया निकालना इजी है और उसका सीजी निकालना भी इजी है। मान लीजिए 3 मीटर है
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया जानते हैं 3 इंटू 6 हो जाएगा 600, जो भी आ जाएगा मेरा 900 आएगा। और इसका सेंट्रोइड भी हमको पता है, यहाँ से कितना होता है L/3, तो यह 1 मीटर पे हो जाएगा सेंट्रोइड। इसका भी एरिया निकालना ईजी है, इसका भी एरिया निकालना चाहिए। हम लोग फॉर्मूला देखें 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री तो फॉर्मूला क्या था 2 डिग्री के लिए, BH/n+1 BH/n+1। तो कितना हो जाएगा, B कितना है मेरा 2 मीटर है, 2 मीटर है। इसका वैल्यू पता है 2 इंटू 600 डिवाइड बाई 2 + 1 3, तो यह 400 हो गया। सेंट्रोइड भी पता है इसका कितना है, हमको पता है, फॉर्मूला हमको पता है सेंट्रोइड का कितना होता है, B/n+2। B कितना है मेरा 2 है, ये 2 है B, ये है B, ये मेरा B है। कितना आ जाएगा B/n+2, 2 + 2 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से 0.5 पे है इसका सेंट्रोइड, 0.5 पे, 0.5 मीटर। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग मोमेंट एरिया मेथड जो बना रहे हैं उसका ऐसे क्यों बना रहे हैं, मतलब क्यों फिक्स कर दे रहे हैं, तो उसका बताते हैं कॉन्सेप्ट, उसका भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग मैकुले मेथड से लास्ट सेगमेंट का, ये जो मेरा लास्ट सेगमेंट है यहाँ पे, इसका हम लोग मैकुले मेथड से अगर लिखे जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है EI d2y/dx², और यहाँ बेंडिंग मोमेंट लिखे, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कैसे लिखेंगे, लेफ्ट पार्ट देख रहे हैं, लेफ्ट पार्ट में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा R1 इंटू एक्स डिस्टेंस में सेक्शन देखे हैं, एक्स डिस्टेंस में, तो R1 इंटू एक्स माइनस 300 इंटू x-1 का स्क्वायर बाई 2, ये आएगा मेरा, आएगा मैकुलर मेथड से बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग इसको देख के हम लोग को क्या पता चल रहा है, इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है कि ये इक्वेशन जो है, इस पूरा इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में R1 इंटू एक्स जो है, R1 इंटू एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिक्स बीम में कोई कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कि फिक्स बीम में R1 इंटू एक्स की फिक्स बीम में कोई कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, उसके वजह से जो मूवमेंट आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई फिक्स्ड बीम मतलब कैंटिलीवर बीम, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, उसका मूवमेंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस केस जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो केस है ना मेरा, ये केस इसके वजह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मान लीजिए R1 है, 200 की जगह R1 है, ठीक है, तो R1 इंटू एक्स उस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेकेंड वाला इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इंडिविजुअली दोनों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, इंडिविजुअली दोनों का बना रहे हैं। पहले एक बार इसका बना रहे हैं, एक बार हम इसको बना रहे हैं, और फिर एक बार इसका बना रहे हैं कैंटिलीवर करके। तो ये इस कॉन्सेप्ट से मेरा मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं मोमेंट डायग्राम पार्ट से, एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे मोमेंट एरिया बाय पार्ट से। ठीक है। ये मेरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ए सी, उसमें ओवरहैंग है सी डी। ठीक है। उस पर लोडिंग लग रहा है बी पे, कितना, बी 4 मीटर है, सपोर्ट ए से 150, और डीप जो है उसमें लग रहा है 30 किलो न्यूटन का फोर्स। ठीक है। ये कितना है, ये 4 मीटर है, और ये टोटल 10 मीटर है, 4 + 6 10 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप जो होता है उसको निकालते हैं। क्या होगा बीम का इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप, तो क्या होगा इसका इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप, ये बनाया हम, ये इस तरह कुछ होगा डिफ्लेक्शन इसका, ए सी इस तरह, ऐसा। ठीक है। इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप है इसका। तो अब हम लोग क्या निकालना है, डी पे निकालना है डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम लोग को ये डेल्टा निकालना है, ये डेल्टा। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग डेल्टा को, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग टी ए सी कैलकुलेट करेंगे। टी ए सी क्या है, तो
डिफ्लेक्शन एट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ड्रॉन एट सी, मतलब जब टेंजेंट पे गिराएंगे सी से बना हुआ टेंजेंट पे गिराएंगे जब ए को, तो कितना आएगा वो निकाल, टी ए सी हो गया। अगर मेरा टी ए सी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से अगर मेरा ये आ गया मेरा, ये आ गया, तो ये भी नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। जैसे ये 10 मीटर है, 10 मीटर में कुछ आया टी ए सी, तो ये भी नहीं आ जाएगा, ये 4 मीटर है, 4 मीटर। तो 10 मीटर में टी ए सी इंक्रीमेंट हुआ, तो 1 मीटर में कितना होगा टी ए सी बाई 10, तो 4 मीटर में कितना होगा 4/10 ऑफ टी ए सी, ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 4/10 ऑफ टी ए सी। और अगर टी डी सी हम लोग कैलकुलेट किए 10 टी डी बाई सी, तो टोटल में से टी डी बाई सी अगर घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा ना डेल्टा, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन एट डी, पॉइंट डी पे डिफ्लेक्शन कितना है वो कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं टी ए सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट बनाने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं वो जो एरिया आएगा उसका मोमेंट लेंगे ए के अबाउट, ए और सी का एरिया का मोमेंट लेंगे ए के अबाउट, तो मेरा टी ए सी आ जाएगा। और टी डी सी निकालने के लिए सी और डी के बीच में एरिया का मोमेंट लेंगे डी के अबाउट। ठीक है, तो करते हैं, तो हम लोग टी ए सी और टी डी सी कैलकुलेट करने के लिए एम बाई ई आई डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट को फिक्स मानना है, तो हम लोग यहाँ का बी सी सपोर्ट इसको हम लोग फिक्स मानते हैं। ठीक है, सी सपोर्ट को फिक्स मानते हैं। ठीक है, तो करते हैं सी सपोर्ट को फिक्स मान के सी, तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन निकालने की जरूरत है। रिएक्शन यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना वो रिएक्शन 78 होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, हम लोग करिएगा कैलकुलेट। और ये होगा मेरा 102 102 होगा और 78 होगा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग इंडिविजुअली, हमको इस लोड की वजह से बनाना पड़ेगा, बनाते हैं हम। ये मेरा ए सी है, उसमें लग रहा है सी को हम लोग फिक्स कर दिए हैं, ये 78 का लोड लग रहा है, इसके लिए बनाना पड़ेगा। फिर ये सी फिक्स है और ये 150 का लोड लग रहा है, उसके लिए बनाना पड़ेगा। और ये मेरा सी है, ये लग रहा है 30, इसके लिए बनाना पड़ेगा हम लोग को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बाई पार्ट के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं हम लोग, तो बना लेते हैं हम लोग। ये मेरा हो गया बीम ए डी। ठीक है, तो पहले इसकी वजह से बनाते हैं, इसकी वजह से 78 की वजह से कैसा बनेगा, ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ से अगर कट करके देखेंगे तो लेफ्ट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा सी तक मेरा कैसे बनेगा, सी तक मेरा लीनियरली ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, लीनियरली। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 10, तो 780, मतलब 78 इंटू 10 हो जाएगा 780 अपन ई आई कॉन्स्टेंट है, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज था। अब इसके लिए देखते हैं, ये डिस्टेंस है 6 मीटर, तो ये ए से यहाँ से यहाँ तक के लिए तो कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि जीरो है, कोई लोड नहीं लग रहा है। यहाँ से कट करके देखेंगे तो कोई लोड नहीं आएगा। और ये कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सी के अबाउट, तो मेरा नेगेटिव होगा वहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट होगा, बी पॉइंट से स्टार्ट होगा, बी पॉइंट से शुरू होगा, जीरो से इंक्रीज करते जाएगा और सी तक जाएगा, ये नेगेटिव होगा। वैल्यू कितना होगा 150 इंटू ये वैल्यू कितना है 150 इंटू 6 है, 6 मीटर, तो 150 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -900 अपॉन ई आई। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं, इसकी वजह से देखते हैं ये कितना मीटर है, ये 400। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ से एट डिस्टेंस ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो क्या होगा राइट पार्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, राइट पार्ट में, तो क्या होगा क्लॉकवाइज राइट पार्ट में नेगेटिव होता है, तो डी पॉइंट है ये, डी पॉइंट से मेरा स्टार्ट होगा और सी पॉइंट तक जाएगा। वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव होगा। वैल्यू कितना होगा इसका, कितना वैल्यू होगा मेरा 30 इंटू 4 120, तो 120 अपॉन ई आई। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टी ऑफ ए बाई सी और टी ऑफ डी बाई सी। तो ए और सी के बीच का एरिया निकालना है और उसका मोमेंट लेना है ए के अबाउट। ठीक है, करते हैं, लेते हैं ए और सी के बीच का एरिया। तो कितना हो जाएगा ए और सी के बीच का एरिया, पहले ऊपर वाला का लेते हैं इसका। ठीक है, ऊपर वाला का, तो हाफ इंटू 780 अपॉन ई आई इंटू 10, ये लेंथ 10 था, ए सी का लेंथ 10 था, इंटू उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 10, 2/3 ऑफ 10। ठीक है, तो ये अब ये एरिया का मोमेंट मेरा क्या होगा, ये एरिया का मोमेंट क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, एरिया इसका मोमेंट लिखते हैं माइनस इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 900 है, 900 अपॉन ई आई इंटू ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 6 इंटू इसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा सी से, सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना होगा सी से, तो ये कितना है, ये है 4 और इसका कितना यहाँ से होता है 2/3 ऑफ 6, 4 प्लस 2/3 ऑफ 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ये आ जाता है टोटल, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, 440 अपॉन ई आई। ठीक है, अब इस तरह हम लोग टी बाई डी सी भी कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा टी बाई डी सी, डी और सी के बीच में एरिया और उसका मोमेंट लेंगे डी के अबाउट, क्या होगा, डी और सी के बीच में एरिया क्या होगा, तो हाफ माइनस है, नेगेटिव एरिया है, ठीक है, नेगेटिव एरिया है, हाफ इंटू 120 अपॉन ई आई इंटू ये लेंथ कितना है 4 मीटर है, ये कितना है 4 मीटर इंटू यहाँ से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 2/3 होता है, ट्रायंगल का पता है, जीरो वाला जहाँ पॉइंट होता है वहाँ से 2/3 होता है, 2/3 ऑफ 4, तो ये मेरा आ गया 640 अपॉन ई आई। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है डेल्टा मेरा कितना होगा, डेल्टा मेरा कितना होगा, पहले ही बताए थे हम कि ये टोटल कितना है 4/10 ऑफ टी ऑफ ए सी माइनस टी ऑफ डी सी, तो 4/10 ऑफ टी ऑफ ए बाई सी माइनस टी ऑफ डी बाई सी, ये मेरा डेल्टा होगा, तो 4/10 ऑफ 4400 अपॉन ई आई माइनस 640 अपॉन ई आई, ये मेरा आ जाएगा 1120 अपॉन ई आई, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब यही मेरा अगला न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग देखते हैं मोमेंट एरिया मेथड बाय पार्ट से। ठीक है, ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, ये पे फिक्स्ड है और ये फ्री एंड है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन एट बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या बोले थे, मतलब मोमेंट एरिया मेथड लगाने टाइम कि लोडिंग कैसा रहना चाहिए, लोडिंग फिक्स्ड मतलब एक जैसा रहना चाहिए, एकदम कंटिन्यूअस टाइप का। ठीक है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को बनाने में आसानी होता है। ठीक है, तो जिस लोडिंग के लिए मतलब हमको पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वैसा लोडिंग अगर हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। जैसे कि ये लोडिंग है, इस लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब यह इतना लोडिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाएंगे और लगाए, यहाँ पे मेरा कितना 0 था और यहाँ पे W0, ऐसा ट्रिंगुलर लोडिंग हमारा बढ़ा दिए, इसके अंदर बढ़ा दिए तो घटाना ही पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ 0 था और यहाँ W0 हो गया था और लिनियरली इंक्रीज कर रहा था, तो इतना उल्टा भी लगा देंगे, यहाँ पे यहाँ W0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, उल्टा साइड में लगा ऊपर, तो बैलेंस हो गया, फिर वही आ गया, वही लोडिंग आ गया। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, इस तरह हो गया, ये ऐसा लोडिंग में चेंज हो गया। ये मेरा इंड क्या है, ए है, ये मेरा इंड बी है, ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W0 का, और ये मेरा यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड है जो नीचे से लग रहा है, 0 से स्टार्ट होकर W0 का। अब ये लोडिंग, दोनों लोडिंग की वजह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, लोडिंग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं।
कैसे बनेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये ए बी है, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो कैसे रोटेट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। और हम लोग राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेक्शन अगर कट करेंगे, यहाँ सेक्शन अगर कट करेंगे तो राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ भी कट कर रहे हैं, राइट पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो ए के अबाउट कैसे रोटेट करना चाह रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किस तरह रोटेट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। तो राइट पार्ट में क्लॉकवाइज रोटेट करने में लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव लेते हैं। कॉन्केविटी मेरा बाहर की तरफ होगा तो इस तरफ बन जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। कितना वैल्यू होगा पहले भी बता चुके हैं, कितना होगा वैल्यू? डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2EI होगा। ठीक है, इसकी वजह से कैसा होगा? ये ट्रेंगुलर लोड की वजह से जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है वो कैसे रोटेट करना चाह रहा है मेरा? वो ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे एक अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ये नेगेटिव हो गया तो उसका कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, यहीं पे आके मीट करेगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मेरा पैराबोलिक कर्व है और क्यूबिक है, मतलब ये 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री है, दोनों मतलब अलग अलग है, 3 डिग्री है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? कितना वो निकाल के दिखाए थे पिछला बार, डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 6EI। कैसे आया डब्ल्यू नॉट? एरिया ट्रेंगल का निकाले, हाफ इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एल इंटू सेंट्रोइड का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है यहाँ से सेंट्रोइड का? यहाँ से हम लोग एक अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, यहाँ से L/3 है तो L/3, तो डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 6 आ गया, डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 6 आ गया। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाई पार्ट का बना दिए हम लोग। अब हम लोग को यहाँ पे डिफ्लेक्शन नेट क्या निकालना था? डी पे निकालना था, सॉरी बी पे निकालना था, डिफ्लेक्शन नेट बी पे निकालना है। तो इसका इलास्टिक डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा इस लोडिंग के लिए? ऐसा बनेगा, ऐसा, तो ऐसा बनेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये होगा टी ऑफ बी स्लैश ए होगा कि नहीं? ए पे टेंजेंट ड्रॉ करके और बी पॉइंट का क्या डिफ्लेक्शन आएगा वो हम लोग मेजर कर रहे हैं। टी बी बाई ए बोलेंगे इसको, ए पे टेंजेंट ड्रॉ करके बी को उसके ऊपर गिराएंगे। इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे? एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए बी ए एंड बी, उसका मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम बिटवीन ए बी अबाउट बी। ठीक है, वही हो जाएगा मेरा टी ऑफ बी बाई ए, और वही डिफ्लेक्शन है मेरा बी का। तो लेते हैं हम लोग, ये ए है मेरा और ये मेरा बी है, तो लेते हैं हम लोग टी ऑफ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? बी, टी ऑफ बी बाई ए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला का लेते हैं, ऊपर वाला कितना आ जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? हम लोग देख चुके हैं, एरिया कितना होता है? बी एच बाई एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो बी कितना है मेरा? बी मेरा एल है, एल इंटू डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 6EI एच डिवाइड बाई एन कितना है? एन 2 है, 3 है, एन प्लस 1 पी एच बाई, ये एरिया हो गया मेरा। और यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? सेंट्रॉइड बी के अबाउट ले रहे हैं क्योंकि हम लोग मोमेंट, तो हम लोग को पता है परपेंडिकुलर से कितना दूर है। कितना फॉर्मूला होता है? बी बाई क्या होता है फॉर्मूला? बी बाई एन प्लस टू। तो यहाँ से कितना हो गया? बी बाई एन प्लस 2, 3 है, एन इक्वल टू 3 है, 3 डिग्री कर्व है, तो L/5 हो जाएगा, L/5। तो इधर से कितना हो जाएगा? 4L/5 हो जाएगा, 4L/5। तो बी से हम लोग बी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो 4L/5। ठीक है, माइनस नेगेटिव वाला कर ले रहे हैं, नेगेटिव वाला का कितना हो जाएगा? एरिया L इंटू बी इंटू एच डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है, बी इंटू एच कितना है? डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2EI डिवाइड बाई एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? एन मेरा 2 है, 2 प्लस 1 3। ठीक है, इंटू इसका सेंट्रोइड कितना दूर होगा? सेम फॉर्मूला है सेंट्रोइड का, बी बाई एन प्लस 2, बी बाई एन प्लस 2। एन यहाँ पे 2 है तो बी बाई 4 होगा,
यहाँ से b/4 होगा, इधर से b/4 होगा, तो इधर से कितना हो जाएगा 3b/4। तो यहाँ कितना करेंगे 3l/4। ठीक है, यहाँ से l/4 था तो यहाँ से 3l/4 था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो मेरा आ जाएगा W0 L/4 डिवाइड बाई 30 EI आ जाएगा ये। ठीक है, W0 L/4 30 EI माइनस W0 L/4 डिवाइड बाई 8 EI आएगा। तो ये टोटल आ जाएगा मेरा -11 W0 L/3 128 EI 120 EI, वही मेरा हो जाएगा डिफ्लेक्शन डेल्टा। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं अगला लेक्चर को। अगला में हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन का। ठीक है, थैंक यू।